नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर बंगाल चुनाव पर बंगाल से उसकी चर्चा के लिए आपके बीच में। कल इस महीने से भी लंबे चुनाव चक्रव्यूह का आखिरी फेज़ है, या यूँ कहें कि कल वो आखिरी दरवाज़ा है जिसको पार करने के बाद इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने का श्रेय किसको मिलता है ये तय हो जाएगा। 27 से शुरू हुआ ये चुनाव जो चरण का सिलसिला है वो कल 29 अप्रैल को थम जाएगा। इस दौरान बंगाल की राजनीति में तो बदलाव आए ही आए, देश की स्थिति में भी काफ़ी बदलाव दिखा। हम लोग लगातार बंगाल का, इससे पहले लगभग 2 महीने तक लगातार बंगाल में रहने के बाद जो भी कुछ हम लोग बातचीत करते रहे वो आपके साथ हम लोगों ने शेयर किया, अलग अलग तरीके से शेयर किया। और मुझे लगता है कि कल के चुनाव के बाद, यानी कल के चुनावी वोटिंग के बाद जब भी हम बंगाल पर बात करेंगे तो वो आज से थोड़ा अलहदा होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कल किन सीटों पर चुनाव होगा, उनका गणित क्या रहने वाला है, उनमें क्या क्या आबादी में कल बहुत सारे लोगों ने शायद उसको देखा है और बहुत लोग शायद छूट गए हैं, जिस पर मैंने कल बंगाल की राजनीति में मुस्लिम ममता और तुष्टीकरण पर बातचीत की थी। लेकिन आज इसीलिए मैं उससे थोड़ा सा हट कर आज इस पर बात कर रहे हैं कि कल के चरण में कितनी सीटें हैं, क्या है, जो कि हम लोग हर चरण से पहले आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो मैं कल की अगर सीटों पर बात करूं कि कल जो चुनाव होना है उसमें लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव है 8वें फेज़ में हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं कल के चुनाव का, वो लोकसभा के 2019 के चुनाव से कर रहे हैं, जैसा कि हम अब तक करते रहे हैं। और उसका कारण भी साफ है कि बीजेपी 2016 में कहीं कहीं थी, यानी उसके पास सीटें तो कम थी, उसके पास वोट भी कम थे। तो ऐसे में हम लोगों को इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर बीजेपी उभरती दिख रही है, जो कि सत्ता के बिल्कुल करीब खड़ी है। तो ऐसे में ये भी देखना है कि उनका इससे पहले क्या प्रदर्शन रहा, और वो प्रदर्शन जब हम देखते हैं तो वो 2019 के चुनाव में जाकर मिलता है। हम लोग काफ़ी बड़ी लेंथ के साथ पूरे बंगाल के चुनाव को डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, लिहाजा उन सबको कहना दोहराना भी हो सकता है। इसीलिए मैं आज सीधे इस पर जाता हूं कि कल जो सीटों पर चुनाव होगा, 8 फेज़ की जो सीटें हैं, अगर हम लोग उनको देखते हैं तो उन सीटों में जो 2019 का लोकसभा चुनाव का वोट है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 19 सीट हैं, बीजेपी के पास 11 सीट हैं और आईएनसी को 5 पर बढ़त मिली हुई थी, यानी 5 सीटें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी। इस बार जो कल परसों हम लोगों ने किस तरह से इस पर एक एक चीज़ पर एनालिसिस किया था कि आखिर कांग्रेस को यहाँ क्या इन फेज़ में क्या बढ़त हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन अब तक के चुनाव को हम देख कर ये कह सकते हैं कि इसमें से कल जो वोटिंग होगी उसमें टीएमसी और बीजेपी ही रहने वाली है। जो कांग्रेस है उसको उस सीट पर भी जिस पर कि उसको 86,000 वोटों से बढ़त हासिल थी, वहाँ भी अधीर रंजन चौधरी, यानी कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है इस पूरे चुनाव में, और इससे पहले चुनाव में भी, यानी जब से प्रणव दा और गनी खां चौधरी जाते हैं तो उनके बाद से बंगाल में इस कांग्रेस का चेहरा बने हुए अधीर रंजन चौधरी आरोप लगाते हैं कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के जो चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट है उसने उनके कार्यकर्ताओं से बैलेट इकट्ठे कर लिए, उनसे जो कि चुनाव लड़ाने पहुँचे। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है लेटर, और उस वक्त लिखा है जबकि वो आइसोलेशन में हैं। यानी नारू गोपाल मुखर्जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि टेकिंग अवे पेस्टल बैलेट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द बहरामपुर म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का कब्जा अभी टीएमसी के पास है, उनके पास है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया। इस पर उनके जो कट्टर समर्थक हैं, जो इस समय कांग्रेस को वहाँ उस लड़ाई में महसूस कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको ये बात कई बार क्लियर कर चुका कि कांग्रेस इस बार किसी भी जगह पर लड़ाई में नहीं दिख रही है। जो 9 सीटें हैं जिन पर उसने असेंबली सीटें जिन पर उसने लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी, वहाँ भी वो शायद ही उन सीटों को जीतेंगी। लेकिन अलग अलग जगह हो सकता है कि कुछ इस तरह की जो समीकरण है उनमें स्थानीय समीकरण कई बार हावी होते हैं तो वो दिखाई दें। लेकिन 20 सीटें भी दोनों पार्टियां मिलकर जीत लेंगी तो ये
सबके लिए कैसा होगा, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि वो लोग अगर ये सीटें, ये संयुक्त मोर्चा यहाँ हासिल कर पाता है। हालांकि उन्होंने कोशिश ये ज़रूर की थी कि मुस्लिम समीकरण को साधते हुए वाम मोर्चे के बचे हुए वोट और कांग्रेस की अपनी स्ट्रेंथ उनको जितनी लग रही थी, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बचाई रखी थी, उसके सहारे उनको लग रहा था कि वो लगभग 2-3 दर्जन सीटों पर कब्जा जमा पाएंगे और राज्य में बनने वाली किसी हंग असेंबली में बड़ी ताकत के तौर पर, यानी एक ऐसे पायों के तौर पर वहाँ पहुँच जाएंगे जिससे वो पूरा बैलेंस बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जनता इस तरह की कोई उम्मीद उनको देगी, क्योंकि साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी या टीएमसी, इनके बीच में, दोनों के बीच में जो फैसला होने जाना है वो 2 मई को साफ होगा और वो सरकार बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह का चुनाव के दौरान माहौल है, मूड है, वो लोगों का ये नहीं बताता कि वो किसी और पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी इन्हीं दोनों पार्टियों पर फैसला होना है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल असंभव सी लगती है कि कोई हंग असेंबली, जहाँ की ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि बिल्ली के भागों से छींका टूटे। बहुत सारे लोग शायद आप नहीं जानते होंगे कि छींका क्या होता है। आजकल ये भी थोड़ा देखना पड़ता है कि पुराने लोगों के जो पुरानी कहावतें हैं, पुराने, वो नए लोग उनको समझते हैं कि नहीं। अक्सर हमारे यहाँ घरों में पहले ये हुआ करता था, छींका, एक उस पर जो बचा हुआ दूध है, खाना है, वो सब रख दिया जाता था, अक्सर बीच में हुआ करता था घरों के। और वो बिल्ली का भाग्य अगर सही हो तो नीचे बैठी हुई बिल्ली का छींका टूटने से उसको दूध मिल जाए, ये कहावत है। लेकिन कम से कम इस समय बंगाल की जनता तो ये छींका टूटने नहीं दे रही है। यानी कांग्रेस का या संयुक्त मोर्चे का भाग्य हमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो इतनी ताकत में आएगा। और इस समय जो अभी तक के अंदेशे हैं, जो मेरा अभी तक का जो आकलन है, उसके मुताबिक बीजेपी आगे की तरफ है और वो सत्ता की तरफ बढ़ चुकी है और सत्ता में जा सकती है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत होंगे, लेकिन ये मेरा मत है और ये मैंने सिर्फ किसी सेफोलॉजी के आधार पर नहीं, जितने यहाँ के मुद्दे रहे और उन मुद्दों के प्रति लोगों का रुख रहा, उसके आधार पर कहा है। तो कल हम लोग, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बता पाऊँगा। कई सारे लोग इस पर फिर मैं हंसते हुए कहूँगा कि मैं कोई नजूम ही नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो फील्ड में होती हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। उसमें कोई चमत्कारिक भविष्यवाणियाँ मैं नहीं करता। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है तमाम लोग, चूँकि जो डेमोग्राफी है बहरामपुर की, मालदा की ये सीट है, जो मुर्शिदाबाद की ये सीटों पर जिस तरह से हमको लगता है कि ये गढ़ जहाँ के नवाब, जो राजनीतिक नवाब हैं, वो अधीर रंजन चौधरी अगर इस तरह घबराते हुए दिख रहे हैं तो साफ है कि वहाँ कुछ ऐसा हो चुका है जिससे वो डरे हुए बैठे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो बीजेपी भी वहाँ उनकी गुंजाइश बनती है। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसका, वो 66% पार्ट है पॉपुलेशन का। बहरामपुर में हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, यानी 2,70,000 की वोटों में वहाँ 68,000 मुस्लिम्स वोट हैं, बाकी हिंदू वोट है। यानी उस पूरी बेल्ट में मुर्शिदाबाद की जो एक ये सीट जो है बहरामपुर, ये बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट सीट है अगर हम इसको धार्मिक नज़रिए से देख रहे हैं कि किस तरह से। तो यहाँ जो 2019 का चुनाव था उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को 80,000 की लीड थी और ये 80,000 की लीड थी और ये 3 बार का MLA मनोज, और कांग्रेस का जो पार्टी है उसका व्हीप भी है यही। तो ऐसे में ये जीत दिखनी चाहिए थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के उस लेटर ने, उस खत ने, इस बात पर भी हमको, मुझे लगता है कि अब यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वहाँ वाकई कांग्रेस बहरामपुर पर भी लड़ेगी या वहाँ से भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। चूँकि अगर वहाँ का इस समय के माहौल को देखें तो वहाँ बीजेपी आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। जोड़ा सांको एक ऐसी सीट है जहां हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बीजेपी को 2016 के असेंबली इलेक्शन में भी 38,000 वोट मिले थे, यानी टीएमसी को 44,000 मिले थे और 38,000 2016 के वोट में थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट में 51,147 वोटों के साथ बीजेपी आगे थी और इसमें टीएमसी को 47,265 वोट मिले थे। वैसे भी जोड़ा सांको को कोलकाता का मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ तमाम जगह के अलग अलग जगह के लोग हैं। इसी तरह से हम लोग मानिक तल्ला की बात कर लेते हैं, जहाँ की
लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बराबर में थे, यानी 61,134 और 60,173 वोटों के साथ थे। लेकिन 2016 के चुनाव में बीजेपी महज 12% वोटों के पास थी, 12.6 वोटों के साथ थी। और जो साधन पांडे हैं, जो वहाँ से चुनाव लगातार जीत रहे हैं, 8 टाइम के एमएलए हैं, वो वहाँ 73,357 यानी 50% वोटों के साथ अकेले थे। और उनके मुकाबले में टीएमसी के वोटर से जो 33% पर थे। लेकिन इस वक्त कम से कम वहाँ टीएमसी नहीं है और वहाँ बीजेपी आपको लड़ती हुई दिख रही है। मैं आपको इसमें जो 5 सीटें हैं वो बता देता हूं कि जहां कांग्रेस को बढ़त मिली थी वो है मोथाबाड़ी, सूजापुर, ये है मालदा दक्षिण की। और बहरामपुर में बरवन है, कांडी है और बहरामपुर है। बहरामपुर का हाल मैं आपको बता चुका हूं कि वहाँ किस तरह का हाल था, तो लिहाजा वो मुझे नहीं लगता कि इस बार वहाँ कुछ होगा। और कोलकाता की एक और सीट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अंटाली की सीट है जहां सबसे ज़्यादा इस बार के कैंडिडेट खड़े हैं। जनरली यहां बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग नहीं देखते हैं कि अलग अलग जिस तरह से यूपी, बिहार या दूसरे राज्यों में होता है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट्स की एक पूरी लंबी श्रृंखला होती है, छोटी छोटी पार्टियाँ वहाँ होती हैं और वो कुछ कुछ हज़ार वोट काटती हैं। इस तरह का लंबे समय से बंगाल में कल्चर नहीं रहा, क्योंकि वहाँ जो वोट होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और अपने विपक्षियों को कुचलने में वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियों को हमेशा से महारत हासिल रही है, अगर इसको एक खेल माना जाए तो। और ये कभी कभी हिंसा की तरफ बढ़ता और हिंसा के सहारे इस खेल को खेला जाता रहा। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो 2016 के रिजल्ट पर बात करें तो श्रवण कमल शाह जो टीएमसी के हैं उनको 75,841 वोट मिले थे। और देवशीष दास जो सीपीएम के हैं वो 47,853 के साथ थे। अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन बीजेपी के जो सुधीर पांडे हैं वो 14,682 वोट के साथ, यानी 2016 में भी इस तरह की कुछ सीटें हैं जो कोलकाता में उनको मिलती रही थी। मुझे बड़ी हैरानी है कि जब ये लिखते हैं लोग कि वहाँ फुट होल्ड नहीं था, बीजेपी कहीं नहीं थी, तो ये वोट इस तरफ इशारा करते हैं। और जब 43,000 में, हालांकि ये अलग बात है, 43,000 के साथ बीजेपी के ऊपर इस सेगमेंट में भी 2019 में हम लोग अटाली की बात कर रहे हैं, अंटाली की, वहाँ भी इनको बढ़त हासिल हुई थी। यहाँ काफ़ी जो इलाका है वो उस तरह का है जिसमें काफ़ी, मैं उनको कह सकता हूँ कि जो आबादी है, झुग्गियों की भी काफ़ी बड़ी आबादी वहाँ है। जो जितना मैंने घूम कर देखा था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपको हम लोग सीट पर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि इस फेज के चरण के हमारी जो बातचीत है ये इस चरण को लेकर है, इस चरण को हम क्लैरिटी दे सकें। माफ़ कीजिए, आज थोड़ा सा गला मेरा है। मैं पहले दिन में बातचीत भी मैंने की थी कि मैं शायद आज लाइव करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि एक के बाद एक, हालांकि घटनाएं बहुत ही टफ हैं जो दिल्ली से आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने इस चुनाव के लिए बातचीत करना तय किया है, और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जो साइबर दुनिया के हैं वो जुड़े भी शायद इसीलिए होंगे कि वो बंगाल के चुनाव पर जानना चाहते हैं। हालांकि मैं यहाँ से जब वापस जाऊँगा तो मैं तमाम चीज़ों पर बोलूँगा, क्योंकि मेरा यही काम है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ और पूरे देश की राजनीति से लेके क्राइम से लेके इन्वेस्टिगेशन तक मैंने सब कवर किया है। ये मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। रोज़ की जो राजनीति है उस पर बातचीत भी करेंगे और उस पर भी जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं अलग अलग इशू हैं। पूरे देश की, राष्ट्र की आत्मा क्या है, राष्ट्र को मैंने कैसे समझा, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोग शायद इस बंगाल चुनाव के बाद हमारे साथ शायद ना हो, क्योंकि मुझे उनमें से बहुत सारे लोगों का दिखता है कि जैसे वो सिर्फ बंगाल पर ही इंटरेस्ट रखते हों। तो मैं उसीलिए, चूँकि हमारी दोस्ती की शुरुआत इससे हुई थी, इसीलिए मैं अपनी पर्सनल इच्छा को अलग रखते हुए मैं तरजीह देता हूँ उन तमाम लोगों की जो इस पर बंगाल पर सुनना चाहते थे और मेरे साथ जुड़े। अब हम लोग मालदा की तरफ चलते हैं। लोकसभा सीट के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि मैं आपको बता चुका बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त हासिल थी और यहाँ इसको 18 पर और 5 पर कांग्रेस को। इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे मानिकचक की तरफ जाएंगे तो ये पार्टी जो थी यहाँ बीजेपी को लीड मिली थी। मालदा की सीट है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वहाँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर था। ये 43% वोटर के साथ थी और टीएमसी को सिर्फ 25% सीट थी। लेकिन यहाँ एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर शिफ्ट किया जाए पूरा आईएनसी का
वोटर जो 28% था वो किस तरफ जाता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है, क्योंकि पिछली बार 28% के साथ, ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ जो सबसे लेटेस्ट है। हालांकि बीजेपी 2 साल में आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी, तो लिहाजा ये सीट उसकी तरफ रहती हुई भी दिखती है और इस सीट का गणित भी उसके पास पहुंच सकता है अगर वोटिंग उसके तरह से हुई जैसे कल की जो पिछले फेज़ की 7वें फेज़ की वोटिंग में कई जगह उम्मीद से कम मतदान हुआ, तो वो किसी भी तरफ जाता है, वो किस तरह से जाता है, ख़ासतौर से जब अल्पसंख्यक वोट बहुत ज़्यादा अमूमन वोट कास्ट करता है। ये कोई एक मतलब ये किसी पर कही की गई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक आकलन करते हैं तो इस बात पर गौर करते हैं कि कौन से धर्म के लोग कितनी ज़्यादा कहाँ वोट करते हैं, कौन सी जाति कितनी ज़्यादा वोट करती है राजनीतिक तौर पर, कौन सा जगह। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो लोग वोट करते हैं, अगर अल्पसंख्यकों को वोटर को देखें तो वो काफ़ी ऊंचा वोट करते हैं और वो हर तरफ से। इसीलिए आपने देखा होगा कोलकाता में कल रिकॉर्ड से भी कम वोट पड़ा है, जबकि बाकी तमाम जगह इस रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ा है। अब हम लोग मानिक की बात करते हैं, फिर इंग्लिश बाज़ार में जाते हैं जिसमें कि बीजेपी वहाँ फिर आगे थी। यानी आप सोचिए कि बीजेपी को यहाँ कितने 62% वोट के साथ आगे थी। अगर वो दोनों मिल भी जाते हैं तो कोई मतलब नहीं, बीजेपी में 2 साल से मैंने कहा कि वो आगे बढ़ी है, कम नहीं हुई है, तो ये बढ़त बढ़ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोथाबारी में हम लोगों ने देखा कि टीएमसी बीजेपी को 29% वोट थे, 25% और 42% के साथ। ये वो सीट है जहां आईएनसी आ गए, यहाँ आईएनसी को 42% यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग 43% वोट मिला था और बीजेपी लगभग 30% वोट के साथ थी। यानी बीजेपी और उसके बीच में उस समय टक्कर हुई थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह का माहौल है उसमें टीएमसी इस सीट को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। सूजापुर में अगर हम लोग देखते हैं, ये फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी जहाँ 51% वोट थे। तो ये 2 सीटें मुझे लगता है कि ये दोनों सीटों पर कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ती है। अगर इन आंकड़ों को देखें, अगर मनोबल देखें तो वहाँ कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही। आज की डेट में भी कांग्रेस के झंडे डंडे पोस्टर बैनर दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जीत की उसमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर बीजेपी के खिलाफ वेव चलने पर भी वो पूरा वोट शिफ्ट नहीं होता है टीएमसी की तरफ, तो ये सीट भी मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर रिटेन करती है या बचा लेती है तो ये बीजेपी के हक में जाने वाली कहानी है। इसके बाद फिर आप अगली सीट देखते हैं, सूजापुर का मैं बता चुका, और बैसानगर जो है, बैसानाब नगर जो है, वहाँ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी के पास वहाँ 41% वोट था और 27% के साथ कांग्रेस और 28% के साथ टीएमसी थी। यानी ये लड़ाई फिर दिलचस्प होगी, लोग देखेंगे इस पर। मैं अभी आपको अपना आखिरी आकलन बना दूंगा। मालदा में, मालदा जो है वो मालदा फिर वही मेन सीट है जिसमें बीजेपी को 53% वोट था। लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन मालदा की कई सीटों पर बीजेपी आगे रही और ये उस ध्रुवीकरण का वजह है जो वहाँ मूल हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ उन इलाकों में। बाकी जो वर्ड है अल्पसंख्यक का वो सिर्फ मुस्लिम के साथ टैग है, लेकिन वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। इसीलिए जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जिस तरह से बिहेव करती है लगभग उसी तरह से वो बिहेव कर रहा है वहाँ, और उन तमाम को यानी एकजुट होकर वोट करने का टेंडेंसी वहाँ दिखाई देता है। और इस बार वहाँ बीजेपी और टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस वहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। इसके अलावा आप जंगीपुर में आते हैं तो वहाँ खानगाम है, वहाँ भी कांग्रेस ने सीट जीती थी। अब उस सीट पर कांग्रेस को कितना, चूँकि वो तृणमूल ने जीती थी और 44.80 उसके पास वोट था, बीजेपी के पास 27% वोट था। मुझे लगता है कि ये सीट फिर से कांग्रेस के से निकले हुए वोट में अंतर बढ़ा लेगी अपना टीएमसी। और उसके बाद हम लोग बहरामपुर की तरफ चलते हैं, बरवान की तरफ जाते हैं, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सीट भी जीती थी, 41% वोट के साथ था और यहां बीजेपी को महज 18% वोट मिले थे। कांडी उन सीटों में से जहां बीजेपी को शायद सबसे कम वोट मिला होगा, 7% वोट था, 7.30 कांडी में था। उसके बाद ये जो भरतपुर है ये सीट टीएमसी के पास है। रजिंगा सीट जो है वो 11% वोट बीजेपी को था और उससे पहले वाली सीट पर जो भरतपुर है वहाँ 8.16 बीजेपी के पास था। यानी ये टीएमसी के पास काफ़ी ताकत के साथ गई हुई सीटें हैं। बेलडंगा में भी कांग्रेस बीजेपी के पास बहुत ताकत नहीं थी। कांग्रेस और
टीएमसी के बीच में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि इसके पास 44% वोट था और उसके पास 43% था। लेकिन ये वोट लड़ाई मुझे लगता है कि बहुत तीखी नहीं रहेगी। बहरामपुर वही सीट है जहां हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी को, कांग्रेस को 80,000 वोटों की लीड थी, 65% वोट थे और जो बीजेपी के पास महज 12% वोटर थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इस सीट पर हो सकता है कि आप एक नया काम देखें और बीजेपी को उस सीट पर लीड लेते देखें। ये आश्चर्य भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि माहौल को देखते हुए मैं इस सीट को उस तरफ बढ़ाता हुआ देखूंगा। नावड़ा में अगर हम जाते हैं तो यहाँ बीजेपी के पास सिर्फ 9.29 थे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती। मुर्शिदाबाद में जो हरिहर पाड़ा है उस पर 44% के साथ टीएमसी थी और 45% के साथ कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। ये सीटें टीएमसी और कांग्रेस के बीच में शिफ्ट हो सकती हैं। बीजेपी यहाँ मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ, चाहे डोमकल हो वहाँ सबसे कम वोट मिला था, वहाँ 5% वोट बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था डोमकल में, और वहाँ 52% के साथ तृणमूल कांग्रेस को वहाँ सीट पर विजय मिली थी। इसी तरह से जो है बीजेपी ने, ये हम लोग जिसकी बात करें डोमकल की, 45% सीटों के बाद हाँ उनको वोट मिला था 44% के साथ लोकसभा में। हरिहर पाड़ा 41%, 52%, यानी तृणमूल कांग्रेस को ये जो है ये सीट उनके पास जाती हुई दिख रही है। 41% के साथ वोट था उनके पास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। ये शायद डाटा में मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको मैं एक बार फिर देखूँगा। 74,000 की लीड ये बता रहे हैं टीएमसी की, लेकिन टीएमसी को इसमें 41% वोट, जो मेरे पास, मैंने जो डाटा हम लोगों के पास है जिसको हम लोग बना के आपसे शेयर कर रहे हैं। ये जालंगी की सीट है जहां बीजेपी को सिर्फ 17% मिले थे और यहां भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, ये 2019 के हम चुनाव को कंपेयर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कंपेयर करें, इसलिए आप उसमें न जाइए। वोट मिलने का ये बोलने का शब्द है, लेकिन उस समय इन सीटों पर ये पोजीशन इन विधानसभा सीटों पर थी। वहाँ भी 42% की कांग्रेस के पास थी, लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मुझे लगता है कि अलग अलग जो सीटें थी, वोट थी, उनका हिसाब जो दिख रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो चौरंगी, अब आप वापस आते हैं हम कोलकाता पर, यानी जो लोकसभा सीटें लड़नी है उसमें मालदा, जंगीपुर, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद और कोलकाता पर अब हम पहुंच चुके हैं। कोलकाता में चौरंगी में आप देखेंगे तो बीजेपी के पास 33% वोट था और 55% वोट के साथ टीएमसी थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट यहाँ आप काफ़ी कुछ एक उलटफेर तो नहीं, लेकिन हाँ अंतर वोटों में बहुत ही कम होता हुआ देखेंगे। और कुछ सीटें उनमें से हैं जिनमें से अंटाली में आपको बता चुका कि वहाँ का क्या माहौल है, और वहाँ टीएमसी को 57% वोट मिले थे। इसी तरह बेलघट्टा में लगभग 60% वोटों के साथ टीएमसी आगे थी, और वो 28 जो बीजेपी है उसके पास फिर महज 28%। जोड़ा सांको, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है जहाँ बीजेपी को बढ़त मिली थी। कोलकाता की उन चंद सीटों में से एक है जिनमें से इसको बहुत, जोड़ा सांको पर बीजेपी के पास 46% वोट था और टीएमसी के पास 43%, यानी 9,245, 8% वोट बीजेपी और उसके संयुक्त मोर्चे के कैंडिडेट के पास है, जिसमें बीजेपी 3,882, यानी बहुत क्लोज मार्जिन से थी, लेकिन आगे थी। और मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि ये सीट पर बीजेपी आगे आ सकती है, उसकी सीट ये बढ़ सकती है, रहेगी। उसी तरह से फिर दूसरी सीट श्याम पुकार की सीट है, जो कि बीजेपी ने काफ़ी ठीक वही क्लोज मार्जिन यानी 2170 के साथ आगे थी। और मानिक तल्ला, जिसमें टीएमसी और उसके बीच में बेहद क्लोज मामला था, जो मैंने बताया था कि 42.69 और 43%, ये 861 वोटों से महज आगे थी, जिस पर हम लोगों ने टीएमसी को सिर्फ महज 8 से। ये जो सीट है काशीपुर बेलघट्टा, ये भी सीट 37 और 47 का अंतर था, और यहाँ 12% जो है वोट संयुक्त मोर्चे के पास था। ये सीट भी आपको एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बोलपुर में अगर हम लोग जाते हैं तो बोलपुर लोकसभा सीट में, बोलपुर में मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि बोलपुर की सीट है ये टीएमसी के पास थी और बड़े मार्जिन के साथ थी 48%, लेकिन बीजेपी वहाँ टक्कर में थी। मैं आपको वो सीटें बता देता हूँ ताकि जिनमें बहुत ही क्लोज टक्कर मुझे दिखाई दी थी। जैसे नानूर है, उसमें 40 और 48%, 40% बीजेपी के पास, 48% टीएमसी के पास। उसी तरह से सिर्फ 3803% लाभपुर सीट है, जिसमें
3803 वोट से टीएमसी आगे थी, महज 300। उसी तरह से मयूरेश्वर सीट है जहां 45.90 बीजेपी महज 1759 से आगे थी। अब हम लोग बीरभूम की तरफ बढ़ते हैं जहां की ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार उसको साफ करेगी। वहां 1-2 सीटों को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ बीजेपी के पास, मैं आपको सीट वाइज बताता हूँ, दुबराजपुर में उसके पास 50% के करीब वोट था। उसी तरह से सूरी में 47% वोट था। उसी तरह से अगर हम लोग, ये थोड़ा सा सिंथिया जो थी वो बहुत ही क्लोज मार्जिन में थी, 215 वोटों से आगे दिख रही थी इस विधानसभा सीट पर। उसी तरह से रामपुर हाट में वो 46% थी और टीएमसी 40। लेकिन बाकी तमाम जो 3 सीटें टीएमसी के पास आई थी उनमें उसके पास काफ़ी बड़ी बढ़त थी। जैसे लगभग 30,000 के पास हंसान थी। नल्हाटी जो सीट थी, नल्हाटी में मां नलेश्वरी हम लोग गए थे, वो स्टेशन पर मैं दर्शन भी करने गया था वहाँ, इसीलिए मुझे वो जगह पर बहुत इंटरेस्ट रहेगा। हालांकि वहाँ 27,000 से बीजेपी पीछे थी, यानी बीजेपी काफ़ी अंतर था। लेकिन वहाँ कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन के पास 20% वोट था। जो शिफ्टिंग होता है तो वो अंतर बढ़ा भी सकता है या कोई चमत्कार भी कर सकता है। उसी तरह से मुरा राय सीट जो है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज टीएमसी का हो पाएगा, क्योंकि टीएमसी 70,000 वोटों के साथ आगे थी। लेकिन मैं कुछ सीटें ज़रूर आपको बता देता हूं कि जिनमें बहुत क्लोज मार्जिन रहा है, वो रामपुर हाट और वो तमाम सीटों को मैंने आपको बताया। ये एक डाटा की कहानी है जो मैं आपको इसके सारे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल की लड़ाई भी दिलचस्प लड़ाई है। कल भी एक ऐसी लड़ाई है जो ये बताएगी कि आखिर बीजेपी ने जो अपनी बढ़त हासिल की है उसको ये 11 सीटों में अगर वो 3 या 4 सीट भी जोड़ लेती है तो वो उसको कंक्रीट करती है, और अगर उसको बचा लेती है, मतलब अपनी सीट भी बचाए रखती है, तो भी मुझे लगता है कि बीजेपी का सत्ता पर दावा पूरा मजबूत है इस पूरे फेज़ में। हालांकि बहुत सारी बातें अब लोग पूछने लगे, जैसे आज जब मैं ड्राइवर से एक से बात कर रहा था, उसने कहा कि अगर क्या बीजेपी नहीं आएगी। उसकी बातचीत से मुझे लगा कि मैंने जाने क्या कहना चाहता है, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर नहीं आती तो उसमें क्या बात है राजनीति। तो उसने कहा कि नहीं, उसके बाद यहाँ हम लोगों की पिटाई होगी, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता, ऐसा उसका कहना था। तो ये उस बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर किस तरह से यहाँ राजनीति की वजह से डरे हुए लोग, जिनके साथ राजनीतिक हिंसा हुई है और जो उसके शिकार रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही डरावना माहौल होगा अगर हम लोग उसको इस तरह से होते हुए देखते हैं। चलिए, मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ और सीटें बता सकता हूं कि जिसमें किस तरह से अंतरों का जो बहुत ही कम अंतर रहा है सीटों पर। 20 सीटें, मुझे लगता है कि 36 सीटें ऐसी रही हैं जिनमें कि टीएमसी को 10,000 वोटों से भी कम में मार्जिन के साथ लीड मिली थी। अगर ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इस पर कल हम लोग बातचीत कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज बता देना आपको थोड़ा सा इस चुनाव के बारे में शायद आपको दृष्टि मिल सके। और चूँकि मैं आपको इस पूरे आज के वीडियो की समाप्ति भी जोड़ा सांको के पास एक जो कविता है, बहुत खूबसूरत, मुझे पसंद है, उसके साथ ख़त्म करूँगा। आज थोड़ा सा आंकड़ों पर हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस फेज का कल, मतलब इस पूरे लंबे चुनाव का, जितने इतना लंबा चुनाव बहुत ही कम हम लोगों ने देखा है, तो उसको देखते हैं। ये लगभग 36 सीटें हैं जहां 10,000 से कम का मार्जिन है। एक बाली सीट है जो कोलकाता दक्षिण की, जो हम लोग बात कर रहे थे, 295 से, महज 295 वोटों से आगे थी टीएमसी। इसी तरह से बैरकपुर में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना और सीट है लोकसभा की बैरकपुर, वहाँ नोआपारा में सिर्फ 526 वोट से टीएमसी जीती थी। कुशमांडी में जो बालूरघाट की सीट है दक्षिण दिनाजपुर में 740 वोटों से आगे थी। मानिक तल्ला में महज 861, यानी कोलकाता की बात है। कूच बिहार में शीतल कुची जो एकमात्र वोट में सीट मिली थी, वो जो बढ़त मिली थी 1230 की थी। इसके बाद खरदाहा में जो नॉर्थ 24 परगना दमदम की सीट है लोकसभा की, उसमें 1268 वोट है। 1338 में बर्धमान दक्षिण है, 1698 पर पिंगला है, चंपादनी पर 1859 है वोट से है। पूर्वास्थली उत्तर में 2705 है, 2875 पर चंदन नगर है, 3000 में बीनापुर है। ये सीटों पर मुझे लगता है कि कल हम लोग पूरी बातचीत करेंगे कि इन सीटों पर क्या कहता है गणित, और ये सीटों से वो कुंजी भी निकल रही है जिससे बीजेपी अपने आप को सत्ता के इतने करीब मान रही है। मैं आज
हालांकि बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते थे, लेकिन आज मुझे लगता है आंकड़ों ने थोड़ा सा आपको नील किया होगा। अब मैं आपको नील की जो मेरे पसंदीदा कवि हैं, जब मैं यहाँ बंगाल की बात करता हूँ, हालांकि पसंदीदा कवियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पसंद, मैंने बहुत सारी कविताएं अलग अलग कवियों की पढ़ी हैं, चाहे वो यहाँ लेफ़्ट के हों और नजरुल इस्लाम और रविंद्र कवि, विश्व कवि रविंद्र तो मेरे पसंदीदा कवियों में रहे हैं, लेकिन ये कवि मुझे पसंद है। शिमला स्ट्रीट में ये जोड़ा सांकों पर है, और चूंकि कल वहाँ का चुनाव है, इसलिए मुझे लगता है कि आप इस कवि की भावनाओं को समझकर ये देखेंगे कि वो किस तरह से, अगर आप जोड़ा सांकों गए तो ये कविता समझेंगे। शिमला स्ट्रीट में सितार के तार छेड़ता है भविष्य का परिवारजक सन्यासी, तो कांपती हैं हवाएं जोड़ा सांकों की गलियों तक। जोड़ा सांकों में हारमोनियम पर बैठता है भविष्य की कविता का नायक। जोड़ा सांकों में हारमोनियम पर बैठता है भविष्य की कविता का नायक, तो थिरकती हैं सेमल की पत्तियां शिमला स्ट्रीट के आखिरी छोर तक। जाब चारनाक के शहर में अलग अलग बजते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत वाद्य, नहीं देखी कलकत्ते ने शिमला स्ट्रीट। जोड़ा सांकों की जुगलबंदी, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए गाते रहे दो संगीतकार कलकत्ता में। ये एक जोड़ा सांकों को लेकर है, मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत कविता है। लेकिन एक बनारस पर, चूँकि इतने दिन तक हम लोगों ने जो कल भारत में इंडिया की बात की, अब उसमें भी पान की दुकानें हैं, लस्सी है, पेड़े हैं, तंगलियाँ हैं, गलियों में मंदिर हैं, रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, लुंगी हैं, साड़ियाँ हैं, कई भाषाओं का वजन सिर पर उठाए हिंदी ज़ुबान है, ठेलों को धक्के देता पूर्विया जवान है, गंगा के घाट ना सही सड़कों पर कल कल बहता गंगा का जल है, अजीब बनारस है, बड़ा बाजार का वेश दरे, कलकत्ते के भीतर छिपा ये चकाचक बनारस है। तो आज के लिए आपको इतना ही, और जिन लोगों ने मुझे लगता है कि वो नहीं देखा है अभी तक, उसको एक बार देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति पर मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है कि किस तरह उसकी शुरुआत होती है। वो और भी बड़ा उसको मैं और उससे बता सकता था, लेकिन चूंकि चुनाव के बीच में इतनी तैयारियां और इतनी आपके पास अपने रेफरेंस वहाँ नहीं होते, तो लिहाजा उसकी कमी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी आप सबसे अनुरोध है कि वो एक ऐसी मेरा वीडियो है जिसको मैं चाहूँगा कि आप लगभग सभी लोग देखें जो मेरे इन प्रोग्राम को देखते हैं। बाकी अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।